आज बिहार की बात में हम लोग बात करने वाले हैं उन मुद्दों को लेकर के कि बिहार की राजनीति आज कहाँ पहुंची है। चुनाव के बाद खास करके जब मतगणना हुई तो जिस प्रकार के रिजल्ट आए वो चौंकाने वाले विपक्ष के लिए था। लेकिन मैंने पहले भी कई बार ऐसे कार्यक्रम बनाए जिसमें मैंने कहा था, कई मुद्दों को लोग को बार-बार मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा था कि ये एनडीए ऐसा काम करता जा रहा है और विपक्ष को चाहिए कि नैरेटिव वो बनाए जिस पे सही ढंग से काम किया जा सके। लेकिन मैंने कहा था कि तेजस्वी यादव की अगर हार का कोई कारण होगा तो वो राहुल गांधी होंगे और वही हुआ बिहार में। खैर, मैंने कई मुद्दे बताए थे। आप लोगों को याद होगा कि मैंने कहा था कि प्रदेश में जितने भी प्रदेश मेरा कहने का मतलब है कि देश के उन हिस्से जहां बिहार के लोग रहते हैं, जो छठ पूजा से खास करके जुड़े हुए हैं, जो दुर्गा पूजा से लेकर के और छठ पूजा तक बिहार आते हैं। मैंने कहा था, आप लोगों को याद होगा कि मेरे कार्यक्रम में, कि बीजेपी तमाम उन समितियों से संपर्क कर रही है और वहां जाके एनडीए के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनको आने जाने का खेवा खर्चा भी दिया जा रहा है कि और वो आए और चुनाव में इस बार वोट डाल करके जाए। तो ये एक नैरेटिव ये था, मतलब एक ये एनडीए काम कर रही थी। फिर मैंने कहा था कि महिलाओं की 10,000 योजना वाली या वृद्धा पेंशन वाली या बिजली फ्री वाली योजनाएं थी, या जॉब कार्ड को लेकर के लेबर को 5,000 रुपए मिले, ग्राउंड पे ये काम कर रहा था। लेकिन फिर भी लोगों ने इसे नजरअंदाज किया। वहीं जो खाने के लिए अनाज मिलता है या रसोई गैस जैसी जो उजाला योजना जैसी चीजें हैं, एनडीए अपने किए गए कामों को याद दिलाने में या जनता को बताने में या जनता को कि कहिए आप मेमोरी पावर को ठीक करने में सफल रही। वहीं महागठबंधन के विषय में भी उन्होंने उनके मेमोरी का पूरा रिवाइज कर दिया। जंगल राज का मुद्दा मैंने उठाया था कि इस बार के चुनाव में जंगल राज का मुद्दा रहेगा। मैंने कट्टा जैसे कार्यक्रम, जो गाने अश्लील गाने से लेकर के जो थ्रेटफुल गाने थे जिसमें धमकी था, सवर्णों को लेकर के, अन्य अदर कास्ट को लेकर के, जिस प्रकार से आरजेडी के लोग बना रहे थे, इन तमाम चीजों को आप देखेंगे, इस पर अगर आप सोचेंगे, विश्लेषण करेंगे तो इन सब चीजों से समाज में परेशानी थी, उसका भी उसको उसको एनडीए को फायदा मिला। वहीं महागठबंधन में वोट चोर गद्दी छोड़, या कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए बैकफायर कर गया। राहुल गांधी को, जैसे मैंने कहा था कि तेजस्वी यादव जो पहले से अपना नैरेटिव सेट कर रहे थे, या उसको कहिए बेसिक मुद्दा भी था बिहार में रोजगार वाली बात जो है, प्रशांत किशोर भी आए, कमाई, उसके बाद पलायन वाली बात को लेकर के, या दवाई कमाई की बात को लेकर के, शिक्षा की बात को लेकर के। लेकिन तेजस्वी यादव एसआईआर के मुद्दे पर भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं थे। उन्होंने कहा था कि हम पूरे बिहार घूमेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और कहेंगे कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो हम आपकी आवाज के साथ हैं। लेकिन राहुल गांधी के पास कोई उस समय मुद्दा नहीं था बिहार में। एकाएक उन्होंने तेजस्वी यादव के मुद्दे को लपका और वोट चोर गद्दी छोर का नारा लेकर के बुलंद करते हुए बिहार में 15 दिनों तक सैर सपाटा मौज मस्ती उन्होंने की। और जो रैलियां निकाली वो तो आप सब देख ही रहे हैं, बाइक को लेकर के किस प्रकार से कंट्रोवर्सी हुआ कि जहां जिसके बाइक मिले उनके लोगों ने जबरन उठा लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक जंगल राज की शुरुआत की बात लोगों को लगा कि वोट चोर गद्दी छोर यात्रा में ये स्थिति, इनकी सरकार आ जाएगी तो क्या होगी। अश्लील गाने थे, कट्टा सटा के घर बार से उठाए जब, ये सब बिहार की भाषा में जो सब गाना था कि तेजू भैया जब आएंगे तो ऐसा होगा, तो आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार के थ्रेटफुल गाने थे, जो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं कि घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, ये तो घर पर बैठे बैठे उठाने की बात कर रहे हैं, तो बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। ये तमाम चीजें एनडीए बाहर में बताना शुरू की। उसके अलावा जो तेजस्वी यादव का 2020 का मुद्दा याद कीजिए कि उसमें कितना क्लोज फाइट हुआ था। कोई भी सर्वे जो है वो एनडीए को बढ़त भी नहीं दिखाया था, उनकी सरकार बनती भी नहीं दिखाई दी थी और महागठबंधन की सरकार बन रही थी। लेकिन उलटफेर होते होते 125 की संख्या पहुंचते पहुंचते एनडीए की सरकार बन गई। अब आप देखिए कि राहुल गांधी एक पार्ट टाइमर जनरल वो पॉलिटिशियन है, कांग्रेस के लिए लायबिलिटी बने हुए हैं और वो इस बार गठबंधन के लिए भी लायबिलिटी बन गए। राहुल गांधी का आना यानी चुनाव गारंटी, हारने की पूरी गारंटी, ये बात आप समझ सकते हैं। बिहार में बना बनाया महागठबंधन का जो एक माहौल था, से 6 महीने पहले का जो माहौल था वो, और जब चुनाव हुआ तो उस माहौल में जमीन आसमान का अंतर हुआ। और लगभग 6 महीने से, मतलब 4-5 महीने से तो हम लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि कितना जो भी अपडेट हो रहा था वो मैं दे रहा था। लेकिन जो आरजेडी के समर्थक थे, जो कांग्रेस के समर्थक थे, उनको खराब लग रही थी ये बातें। उनको लग रहा था कि नहीं, हमारे खिलाफ बोला जा रहा है। हुआ क्या परिणाम,
आज आज एनडीए ने उनको उस औकात पे ला करके खड़ा कर दिया है। कांग्रेस तो पहले से खत्म था, तो वो कहावत है कि जिसके पास कुछ है नहीं वो लेगा क्या और देगा क्या। लेकिन आरजेडी का बेस कहाँ गया? 2010 के बाद जो स्थिति हुई है उसे 2-4-5 सीट ही ज्यादा है। और 2010 में जब खत्म हुए थे तो 15 में मोदी और ये नीतीश की आपस के बीच की खटास के कारण फिर से नीतीश कुमार ने 2015 में जीवन दान दिया था आरजेडी को। इस बार अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो आरजेडी बिल्कुल खत्म है। और मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार की घटना घटी है और नौकरी जमीन के बदले नौकरी वाले मुद्दे का फैसला आना है, और खुदा ना खास्ते कहीं अगर उसमें किसी प्रकार का कोई अनहोनी तेजस्वी यादव के साथ हो गया यानी उनके खिलाफ फैसला आ गया, तो ऐसे ही उनका पॉलिटिकल डेथ है। ये चुनाव तो लगभग वही उसमें साबित करने जा रहा है। तो दो भाइयों के बीच की लड़ाई इस प्रकार से तेज प्रताप को घर से बाहर का रास्ता दिखा गया। और ये सब जिस जयचंद की बात तेज प्रताप करते हैं वो जयचंद कोई और नहीं, संजय यादव है, जो हरियाणा से जिस प्रकार से आकर के और बिहार के चुनाव को प्रभावित ही नहीं कर रहे थे, उनके परिवार को भी प्रभावित कर रहे थे। और तेजस्वी आंख मूंद करके उनको अमित शाह वाली भूमिका में देख रहे थे। तो हर कोई अमित शाह नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि कांग्रेस को जितना ज्यादा अहमियत बिहार में दी जाएगी, वो पहले से कहा जाता था कि आरजेडी की गोद में खेलने वाली पार्टी है, लेकिन इस बार कांग्रेस को अहमियत दी गई और राहुल गांधी काफी कुछ चुनाव में हस्तक्षेप करने लगे। और जब तेजस्वी यादव के साथ उनकी नहीं बनी तो लास्ट में आकर के अशोक गहलोत ने मामले को मैनेज किया था और तेजस्वी यादव को सीएम पद के ऊपर घोषित करके और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को घोषित करके चले गए थे। अपने कार्यक्रम में मुकेश सहनी पे कहता था ना कि पहला ही ऐसा आदमी होगा जो डिप्टी सीएम बनेगा। उन्होंने अपनी भाई की कुर्बानी दे दी डिप्टी सीएम बनने के लिए। और उसका नतीजा हुआ कि मल्लाह के जितने वोटर वोटर थे, जब सर्वे के दौरान एक एजेंसी के साथ में जुड़ा हुआ था और सर्वे का काम कर रहा था, तो लोगों का कहना था कि जो अपने भाई को गिरवी रख सकता है वो अपनी जाति को कैसे देखेगा, जो भाई का नहीं हुआ वो जाति का कैसे होगा। इसके अलावा एमवाई समीकरण में बहुत बड़ी सेंध लगी है। एमवाई समीकरण में सेंध ये लगी है कि इस बार मुसलमान और यादव भी खुल करके उनके महिलाओं ने तीर छाप और फूल छाप यानी एनडीए में जेडीयू और बीजेपी को वोट दिया। तो सब कुछ इस बार ध्वस्त रहा और ये तमाम योजनाएं जो एनडीए की थी वो सफल रही और कहीं ना कहीं महागठबंधन पूरी तरह से लड़खड़ाती ही नहीं बिखरती हुई दिखाई दी। ये आपके सामने है सब कुछ। अब इसमें एक ही निर्णय यही हो सकता है कि फिर से पुनरीक्षण की आवश्यकता है, अच्छे से सोचने की जरूरत है और ग्रास पे रूट पे काम करने, जमीन पे हकीकत हकीकत के करीब आकर के काम करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार के भ्रम या अहंकार में आरजेडी रहती है या कुछ लोग उनके पार्टी के ऐसे हैं जो इस प्रकार की गतिविधि करते हैं, उनको कहीं ना कहीं से उनको अलग साइडलाइन का रास्ता दिखाना पड़ेगा और सौम्य होकर के विनम्र होकर के राजनीति करनी पड़ेगी।